करिकुलम के साथ सिलेबस हो जाएगा। इसमें ओवरऑल आ जाता है, ओवरऑल जो आपका कोर्स होता है, और ये क्या हो जाता है, ये एकेडमिक हो जाता है। ये एकेडमिक हो जाता है, ठीक है, ये एकेडमिक हो जाता है। तो इसके लिए 1976, जिसको जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारी चेंजेस किए गए थे, तो उस टाइम पे 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, वहां पर एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में ऐड किया गया। किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। इससे पहले ये स्टेट सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। कंकरेंट का मतलब होता है फेडरल सिस्टम की, अब जो एजुकेशन है वो स्टेट और सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1976 जो स्टेट और सेंटर है उसकी जिम्मेवारी है, अब स्टेट और सेंटर दोनों की जिम्मेवारी है। Indian Constitution allowed the state government to take decision on all matters pertaining, including curriculum. The center could only provide the guidance in the state. मतलब स्टेट का इशू था पहले, लेकिन फिर 1976 में जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें इसको चेंज कर दिया गया था। और एनसीईआरटी ने उस टाइम पे एक एनसीएफ को फ्रेमवर्क को बनाया था, कब? 1975, जो कि 68 की एजुकेशन पॉलिसी पे रिकमेंडेड। मतलब 68 में इंडिया के अंदर पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम वो पढ़ेंगे, बिजनेस क्या बोलते हैं उसको, हायर एजुकेशन पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे इन पॉलिसीज के बारे में। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इंडिया की जो पहली पॉलिसी आई थी वो 68 में आई। कब आई थी? 68 में आई थी। तो उस 68 में एक एनसीएफ को बनाने की बात की गई थी कि एक इंडिया के अंदर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब पूरे इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल फ्रेमवर्क होना चाहिए। जिसके लिए फिर 1976 में इसको बनाया गया, 1975 में, फिर 76 में चीज़ों को चेंज किया गया, और 86 में एक और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। 1986 के बाद जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो जो अभी रिसेंटली चल रही है 2020 में, ठीक है, ये हायर एजुकेशन के अंदर चीज़ों को पढ़ने वाली। तो करिकुलम क्या है और ये किस तरीके से करिए हायर एजुकेशन के अंदर चीजों को पढ़ने वाला। तो करिकुलम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? एनपीई जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, वो एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी। मतलब उसके अंदर 24 चैप्टर्स थे, उसके अंदर 24 चैप्टर्स थे, और हर चैप्टर के अंदर एक अलग सेगमेंट को टारगेट किया गया था। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी। एनसीएफ को 1975 में बनाया गया और टाइम टू टाइम इसको क्या किया गया? अपडेट किया गया। और जो रीसेंट अभी जो एनसीएफ चल रहा है, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को खोलो तो अभी कौन से एनसीएफ को फॉलो किया जा रहा है? 2005 के नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको फॉलो किया जा रहा है। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ को क्या किया जा रहा है? फॉलो किया जा रहा है। द करिकुलम फ्रेमवर्क इज अ प्लान दैट इंटरप्रेट एजुकेशनल एम विद रिगार्ड टू बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो इधर जो भी करिकुलम बनाया जाएगा उसके अंदर इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स को, किस तरीके से चीज़ों को फोकस किया जाएगा, जिससे कि इंडिविजुअल नीड्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, इंडिविजुअल नीड्स भी फुलफिल हो जाएंगी, और साथ ही साथ सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगी। दोनों ही नीड्स हैं वो क्या हो जाएंगी? फुलफिल हो जाएंगी। तो इस तरीके से बनाया जाए। 2005 से पहले का जो फ्रेमवर्क था वो इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि बच्चों को किताबों पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, बच्चों को किताबी ज्ञान ज़्यादा दिया जाता था, और जो प्रैक्टिकल जिंदगी है या हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उस पर फोकस कम होता था। तो जैसे 6वीं कक्षा से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है, आपको पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक नई प्रोविजन आई है कि 6 से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन है वो दी जाएगी, है ना। तो इस वजह से टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं। और आप ये मान के चलो 2030 तक
जो आप एजुकेशन सिस्टम को देख रहे हो, मतलब अगर ये चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट होती हैं तो 2030 के बाद आपको एक नया एरा देखने को मिलेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम। यू विल सी अ न्यू इंडिया, अ न्यू इंडिया। एक नया इंडिया है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा जब आप 2030 के बाद की बात करें। 2030 के बाद नया भारत, मतलब एजुकेशन की फील्ड में एक बड़े लेवल पे आपको चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे। करिकुलम फ्रेमवर्क या करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम फ्रेमवर्क की या करिकुलम डेवलपमेंट की बात है, उसमें यही बताया गया कि आप किस तरीके से इस एक करिकुलम को क्या करोगे, डिजाइन करोगे। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसको फोकस किया जाएगा, कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे हम टारगेट करने वाले हैं, और सारी चीजों को बनाया जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, एक प्लानिंग। डिजाइन का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर अगर प्लानिंग होगी तो उसकी एक सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगी, और उस इम्प्लीमेंटेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम वो पॉजिटिव रिजल्ट जो हम चाहते हैं अपने करिकुलम से, हमारे सिलेबस से, वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, वो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें क्या हो जाएगा, उस रिजल्ट से हमें मिल जाएगा। वी विल गेट द रिजल्ट, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। इट इज कंसर्न विद द फॉलोइंग फैक्टर, कि जब हम कोई भी करिकुलम बनाने लगते हैं तो उस टाइम पे उस करिकुलम में बनाते हुए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ क्लास, कि जो भी करिकुलम बनाया जाएगा वो एक स्पेसिफिक स्टेज के लिए बनाया जाएगा, जैसे 5वीं के लिए, 6ठी क्लास के लिए, तो स्टेज के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। हर सब्जेक्ट के अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हर सब्जेक्ट का क्या होगा, अलग कंटेंट होगा। कोर्स ऑफ स्टडीज एंड टाइम एलोकेशन, जैसे अभी तो सेमेस्टर सिस्टम तो 5-7 साल से 10 साल से हुआ है, उससे पहले तो ईयरली सिस्टम होता था। ठीक है, स्कूल में हम ईयरली सिस्टम नहीं पढ़ के आए, तो ये जो बनाया गया एनुअल सिस्टम से हम सेमेस्टर सिस्टम में आए, तो इसमें भी इसी चीज़ पे फोकस किया गया था कि चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव किया जाए, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इवैल्यूएशन की जाए, ताकि बच्चों को एक 6 महीने इस तरीके से क्या किया जाए, इवैल्यूएशन हो जाए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाए। टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है उस पर क्या किया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड मटीरियल, बच्चों को सही मटीरियल प्रोवाइड किया जाए, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया जाए। देन आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग एंड फीडबैक टू लर्नर, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग एंड फीडबैक टू लर्नर। ठीक है, टाइम टू टाइम, मतलब मेन पर्पस वही हो गया कि पूरा जो फोकस था अब वो कौन सी लर्निंग पे आ गया, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे आ गया। कहाँ पर आ गया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पे आ गया। अब सिलेबस क्या है, देखो सिलेबस क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, समराइज करता है कि एक सेशन के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। उसमें शेड्यूल हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा। तो ये एक सिलेबस का कंसेप्ट बोल देते हैं कि इसके अंदर आपको एक सेशन के अंदर जो कुछ भी आप करने वाले हो उन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करवाया जाएगा। एक सेशन के अंदर जो आप लोगों को पढ़ना, ओवरव्यू पूरे का पूरा, जो भी पार्ट है, जो भी कंटेंट है, उन सब चीज़ों पे क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। अब अगर हम सिलेबस और करिकुलम को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक पर्टिकुलर एक बड़ा डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। कैसे, सिलेबस पे किस चीज़ पे फोकस करते हो। सिलेबस का मतलब क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द पोर्शन ऑफ कंसेप्ट कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट पे फोकस होता है और ये पूरे कोर्स पे फोकस होता है, पूरे सिस्टम पे फोकस होता है। ये देखो करिकुलम है, वो एक करिकुलम एक लैटिन वर्ड है, सिलेबस है वो एक ग्रीक वर्ड है। ये तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो इधर पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ से डिफरेंशिएट करेगा। ये पूरे एक सब सिलेबस और एक सब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश का क्या सिलेबस है, मैथ का क्या सिलेबस है, लेकिन करिकुलम है वो आपकी पूरी जैसे बीकॉम, एमकॉम, 12वीं इस तरीके से। तो ये डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्राइब मतलब, डिस्क्रिप्टिव का मतलब चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हो एज इट इज, जो चीज़ जैसी, और करिकुलम का मतलब प्रिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप कुछ आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ के बारे में। अब सिलेबस छोटा है तो ऑब्वियसली बात है इसका स्कोप नैरो होगा क्योंकि सिर्फ एकेडमिक लेवल पे रुक जाता है, लेकिन वहीं पर करिकुलम है वो एक वाइड एरिया को कवर कर रहा है, एक बड़े लेवल पे काम कर रहा है। ये तो एग्जाम बोर्ड आ जाता है, और ये जो करिकुलम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर बाकी कॉलेज के द्वारा क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। अब करिकुलम है वो टिल द कोर्स लास्ट, जैसे 3 साल 5 साल ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो सिलेबस होता है वो तो एक ही क्लास का होता है ना, सिलेबस तो आपका एक ही क्लास का होगा। इस वजह से यूनिफॉर्मिटी वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, उस पर टीचर टू टीचर वेरी करता है सिलेबस, क्योंकि मैं 12वीं को पढ़ा रहा हूँ, 11वीं को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो करिकुलम है वो सबके लिए सेम होता है, क्योंकि ओवरऑल चीज़ें चेंज नहीं होती है। ठीक है, ओवरऑल जो आपका आउटपुट चाहिए होता है, ओवरऑल जो आपको रिजल्ट चाहिए होता है, वो क्या होता है, वो हमेशा सेम होता है। दैट इज ऑलवेज सेम। वो क्या होता है, वो सेम होता है, सेम होता है। क्या होता है, वो सेम होता है। दैट इज ऑलवेज सेम, वो हमेशा क्या होता है बेटा, सेम होता है। राइट, यूनिफॉर्मिटी। अरे करिकुलम तो सेम ही होगा ना, 3 साल के अंदर जो सारी चीजें वो तो बराबर ही होंगी। अब हर साल में सिलेबस चेंज होता है, करिकुलम पूरे कोर्स को बोल रहे हैं,
और उसके एक हिस्से को सिलेबस बोल दिया जा रहा है। अब ये यही वाला चार्ट है, अगर आप पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए। ये इसमें मतलब लाइन वाइज लिखा हुआ है और इधर यही चार्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों में आप कुछ अगर देखना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। अब आता है करिकुलम डिजाइन। करिकुलम डिजाइन कैसे किया जाएगा? आप खुद सोचो कि अगर सरकार को कोई करिकुलम डिजाइन करना है कि हमारे देश में जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर कैसे करिकुलम को फॉलो किया जाएगा, कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम सेंटर में किसको रखेंगे? अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सेंटर में हम किसको रखेंगे? सेंटर में स्टूडेंट्स को रखेंगे। किसको रखेंगे? स्टूडेंट्स को रखेंगे। ये सोच के कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स की नीड्स को टारगेट कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स की नीड्स को फोकस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बच्चों की जरूरतों को पूरा करना है। कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया के साथ बच्चों को नॉलेज दी जाए कि किताबी कीड़े ना बना के रख दिया जाए। एंश्योरिंग द लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम रूट मेथड, की जो रट्टाफिकेशन उससे बाहर आना है। एनरिचिंग द करिकुलम टू प्रोवाइड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सिर्फ किताबों तक ना सीमित होकर बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है। क्या बात करनी है? बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी है, उनकी स्किल डेवलपमेंट की बात करनी है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल, एग्जाम को फ्लेक्सिबल बनाना है। इंटीग्रेट टू क्लासरूम लाइफ, वही क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी, दोनों ही चीजों पे क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा। नर्चरिंग ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ कंट्री। और जैसे आप लोगों को पता है डेमोक्रेटाइजेशन चल रहा है, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वो है भी क्योंकि जो हमारी इलेक्शन होती है उसके थ्रू हम अपने जो सुप्रीम लीडर है उसको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो इस वजह से उन पॉलिसीज को सामने रखते हुए लोगों के अंदर ये जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट हैं या जो डेमोक्रेटिक लॉजिक्स हैं, इस पे क्या किया जाए? काम किया जाए, और बच्चों को इस सब चीज़ों की क्या दी जाए? नॉलेज है वो देनी जरूरी है। क्योंकि देखो जब तक आप बच्चों को देखो इंडिपेंडेंट, जब तक बच्चों को इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, या ये समझ लीजिए कि जब तक बच्चों को आप अपने व्यूज प्रेजेंट करने का मौका नहीं दोगे, तो तब तक बच्चे अपनी तरफ से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि चीज़ें फ्रीडम में आती हैं तभी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ चलती है। जब तक चीज़ें फ्रीडम में नहीं रहेंगी तब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी को बांध के ये सोचो कि भाई हमने इसको बांध दिया है और इसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर फाउंडेशन में होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं है, राइट। ये चीज़ ये इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी करिकुलम बनाया जाता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बस ये इतना थोड़ा सा समझ लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव से होती है। हम कुछ थीम बनाते हैं, हम कुछ टारगेट बनाते हैं स्टार्टिंग में, ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, व्हाट कैन बी डन और व्हाट कैन नॉट, क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। उन अजम्पशन के बेस, अजम्पशन मतलब जो अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे थ्योरीज होती है वो अजम्पशन की बेस होती है। तो एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हम ये सोचते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उस चीज को फोकस। अब कुछ पास्ट की गाइडलाइंस थी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, कि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जिसकी हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी, उसके अंदर चेंजेस कैसे आए। वो 1975 में आता है सबसे पहले, और उसको फिर 75, 88, 2000 और 2005, तो मतलब बनने के बाद उसको 3 बार अपडेट किया गया। और कौन सी स्टेज पे क्या चीज चेंज की गई है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जनरल साइंस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, एक्टिविटी बेस्ड इंटीग्रेटेड साइंस रिकमेंडेड अप टू क्लास 10। तो 10वीं तक पहले 1975 में ये बोला गया कि साइंस को क्या कर दिया जाए? इंप्लीमेंट कर दिया जाए। 10वीं तक जो साइंस का सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए कि ये बच्चों को साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये पता चल गया था कि जो टाइम है वो साइंस का आने वाला है, टेक्नोलॉजी का आने वाला है, पहली बात। उसके बाद 1988 लर्निंग विदाउट बर्डन, सिलेबस इंक्लूडिंग एज अप्रोप्रिएशन कंसेप्ट। उसके बाद 1988 में, वैसे 1973 में एक कमेटी भी बनी थी जिसको बोला गया था यशपाल कमेटी। उस यशपाल कमेटी ने भी ये एक रिकमेंडेशन की थी, स्टडी विदाउट बर्डन। स्टडी विदाउट बर्डन की जो स्टडी है वो बिना बर्डन के होनी चाहिए। हर बच्चे मतलब समझ रहे हो ना कि पढ़ाई अगर एक बर्डन ही बन गई तो फिर आप कैसे ही पढ़ पाओगे। जैसे ये जो क्लास है, अगर इसमें आपको बर्डन महसूस हो रहा है, आपको बोझ लगे, जब तक आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करते हो तब तक आप उस चीज़ को सीख नहीं पाते। ठीक है, फोर्सफुली आपको कुछ नहीं किया जा सकता, यस, फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। जिस दिन मुझे लगेगा ना कि अब मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उस दिन छोड़ दूँगा। समझ रहे हो ना? मैंने ये चीज़ एकदम से अपना माइंड बना रखा है कि जिस दिन मुझे लगा कि मैं अपनी टीचिंग को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ या मेरी टीचिंग को स्टूडेंट एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, उस दिन मैं टीचिंग छोड़ के किसी और फील्ड में चला जाऊँ, ऐसे करके। तो उसी तरीके से आपके एंड से भी है कि आप अगर किसी चीज़ को एंजॉय करोगे तभी आप उस चीज़ को सीख पाओगे, तभी आप उसमें अपना बेस्ट दे पाओगे।
फोकस इसी चीज पे होना चाहिए कि उसको आप इंजॉय करो, ठीक है, इस वजह से। देन 2000 में साइंस करिकुलम शुड बी लर्नर सेंटर डेवलप वेल डिफाइंड, तो वही जो 2000 के अंदर उसी साइंस को सारे सब्जेक्ट्स पे लेके आए, उस साइंस के साथ उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आ गई, ठीक है, उस साइंस की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गई, उस साइंस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी फोकस किया जाए, साइंस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी फोकस किया जाए। देन 2005 में तो टीचिंग ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन अपर सेकेंडरी पार्ट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज द प्राइमरी रिकमेंडेड, और 2005 में फिर साइंस को सारे लेवल्स पे कंपलसरी कर दिया गया। जैसे पहले तो क्लास 10 तक था, उससे भी आगे कंपलसरी किया जाए, मतलब तो साइंटिफिक विजन को क्या किया गया है, बढ़ाया गया, और ये बोला गया था ईवीएस का जो कंसेप्ट है ना, इन्वायरमेंटल साइंस, उस पर क्या किया गया, फोकस किया गया। तो 1975 में क्या किया गया, 1975 में 10वीं तक साइंस की बात की गई, 1988 में लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की गई, 2000 में साइंस को रियल लाइफ के साथ जोड़ा गया, और 2005 में उस साइंस को एनवायरमेंटल स्टडी के तहत सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस किया गया, सारी चीज़ों पे टारगेट किया गया। दैट इज व्हाट वी कॉल कि ये टाइम टू टाइम चीज़ें हैं वो इस तरीके से चेंज। अरे वो गलती से नीचे लिखा हुआ है, ये इधर आना चाहिए था, 1988 यहाँ पे आना चाहिए, 1975 के बाद आना चाहिए, वो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ज़्यादा लोड मत करो। अब बताइए जो करिकुलम फ्रेमवर्क है भाई, ये क्यों बनाया गया, इसका क्या रीज़न, व्हाट आर द नीड्स, या इसको क्यों बनाया गया, हमें इसकी ज़रूरत क्या है। तो इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स आए हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जो हर बार आप लोगों को देखने को मिलती है। पहला, इट डिफर्स फ्रॉम सिलेबस एंड करिकुलम, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे बन रहा है, ठीक है, इसके अंदर करिकुलम आता है और इसके अंदर ही सिलेबस आता है। इट इज ओनली सजेस्टिव एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। करिकुलम देखो, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, तो ये सजेशंस देता है, ये क्या करता है, ये सजेशंस देता है कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता, तो इसको टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया गया। तो ये वाला जो पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लो, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। और ये एनसीएफ है, ये यूनियन लेवल पे, स्टेट क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेवल पे, किसके लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, मतलब कंट्री लेवल पे, और इसी को फोकस करके एससीएफ बनाया गया, दैट इज स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। हर स्टेट ने अपने अपने करिकुलम बनाए, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई आपको पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जो सेंट्रल बोर्ड की बात करते हैं, तो सीबीएसई है, तो सीबीएसई की टोन पे ही हर जो स्टेट है उसने अपने अपने बोर्ड बना रखे हैं। पंजाब ने पीएससी भी बना रखा होगा, राजस्थान वालों ने आरबीएससी बना, तो वो बने हुए किसकी टोन पे है, उसी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एमपीएससी, मतलब जिस पे भी स्टेट में हो वो बनाया हुआ एनसीएफ उसी के बेसिस पे है। अब 2005 से पहले जो एनसीएफ था उसका पूरा फोकस बिहेवियरिस्टिक व्यू पे था। बिहेवियरिस्टिक व्यू समझ रहे हो ना, बिहेवियर पे था। बिहेवियर इन द सेंस कि तब बच्चों को पैसिव तरीके से ट्रीट किया जाता था। कैसे ट्रीट किया जाता था, पैसिवली ट्रीट किया जाता था। लेकिन 2005 में जाके इनको महसूस हुआ कि नहीं, अब कंस्ट्रक्टिविस्ट की जरूरत है, अब लर्निंग बाय डूइंग पे टारगेट होना चाहिए, इस पे लर्निंग बाय डूइंग पे हमारा टारगेट होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग पे हमें क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। एक वो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उस पर फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैग्मैटिक। अब इसके ये कुछ प्रिंसिपल आए जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। हाँ, जॉन ड्यूअल। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है बिलीविंग द एबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज। जब हम ये मान के चलते हैं, जब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि बच्चों के अंदर नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करने के क्या है, लॉजिक है, कंसेप्ट है, कि वो खुद से क्या कर सकते हैं, दे कैन कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, ठीक है, कि बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने नॉलेज। देन फ्रीडम टू लर्न एंड पार्टिसिपेट। जब डेमोक्रेटिक हो जाएगा या फिर प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा तो बच्चों के अंदर वो सीखने की फ्रीडम होगी, वो खुद से सीख पाएंगे, खुद से आगे बढ़ पाएंगे, खुद से सीख पाएंगे, खुद से आगे बढ़ पाएंगे। देन आता है टीचर एज एन ऑटोनोमस फैसिलिटेटर। तो टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का होगा कि भाई वो फैसिलिटेट करेगा बच्चों को, सिर्फ वहाँ पर हेल्प करेगा जहाँ पर बच्चे खुद से नहीं कर पा रहे हैं। एजुकेशन एज अ टूल टू फाइंड स्ट्रेंथ रेदर देन वीकनेस। कि एजुकेशन का पर्पस है बच्चों के अंदर जो शक्तियाँ हैं, जो बच्चों के अंदर ताकत है, उस पर फोकस करेगा। एक बच्चों की स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाए कि बच्चे क्या कर सकते हैं। जैसे होता है हम हर चीज, मतलब हमारे ह्यूमन नेचर ये होता है कि हम ना जो वीकनेसेस होता है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक दांत टूट जाए ना तो आपकी जीभ बार बार उसी दांत पे जाती है जो टूटा होता है। तो
तो वही चीज़ है यहाँ पर कि भाई आपको पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना, नेगेटिव पे नहीं। क्वालिटी, क्वांटिटी एंड यूनिवर्सलाइजेशन, एक यूनिवर्सल एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड जो भी हमारे देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, किस तरीके से हम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे क्या किया जाए, फोकस किया जाए। वी शुड फोकस ऑन ऑल दिस। बेसिक स्पिरिट क्या है एनसीएफ? ऑटोनोमस फैसिलिटेटर का मतलब बेटा उसके पास ऑटोनॉमी है। फैसिलिटेटर का मतलब है कि जब उसको महसूस होगा, उसको लगेगा कि अब बच्चों को हेल्प की जरूरत है, तब वो उसको हेल्प करेगा। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ क्या ऐड कर दिया, सोशल, कि बच्चा सोसाइटी के साथ मिलकर क्या कर रहा है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। समझ आए? सोसाइटी के साथ मिलकर हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज। सामाजिक ज्ञान पे फोकस कर रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं। वी आर फोकसिंग ऑन द सोशल कंस्ट्रक्ट। देन आता टेलर्स पिलर ऑफ एजुकेशन, ये मैंने आपको पहले बताया था, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, वो यूनेस्को की जो रिपोर्ट के अंदर आता है, किसके अंदर, यूनेस्को की रिपोर्ट के अंदर। देन आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल का मतलब क्या होगा कि जो कल्चर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके करिकुलम को लेकर। जैसे कुछ कल्चरल वैल्यूज होती हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और वैसे भी कोठारी कमीशन की जब बात करेंगे 1964 या फिर 66 तक जो था, उसके अंदर भी यही बताया गया था कि जो कल्चर है वो आपकी वैल्यूज को डिफाइन करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप किस कल्चर से आए उससे ही आपकी वैल्यूज है क्या होती है डिफाइन। कि जैसे मैं पंजाब से हूँ, मेरा पंजाबी कल्चर है, तो मेरी जो वैल्यूज है वो मेरे पंजाब के कल्चर से ही डिफाइंड होगी, या पंजाब के कल्चर है वो आपको मेरे उसमें नजर आएगा। जो भी मेरा बोलने का, रहने का तरीका है उसमें आपको क्या होगा, नजर आएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया बेटा? अब ये वही 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या क्या? पहला, जो नॉलेज है उसको बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करो। क्या करो? जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर ही अंदर आप उस चीज़ को टारगेट करो। दूसरा, शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम रूट लर्निंग, रेक्टिफिकेशन से फोकस हटा के लर्निंग पे फोकस होगा कि भाई नहीं भाई किताबों में जो लिखा हो उसको से रट्टा नहीं मारना, उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड भी करना। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है। देन आता है एनरिचिंग करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, किताबों के बाहर भी एक दुनिया है, उसके बारे में बच्चों को बताना है। मेकिंग इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग मोर फ्लेक्सिबल, वही आ गया। नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग एटीट्यूड फॉर्म टू द डेमोक्रेटाइजिंग, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, बच्चों को हेल्प की जाए, बच्चों को आगे बढ़ने में सपोर्ट किया जाए। ठीक है, वही पहले वाला ही पॉइंट है। अब नीड क्या है, देखो अब इसको पढ़ोगे तो इसमें आप लोगों को सारे नेगेटिवनेस, बच्चों को हेल्प की जाए, बच्चों को आगे बढ़ने में सपोर्ट किया जाए। ठीक है, वही पहले वाला ही पॉइंट है। अब नीड क्या है, देखो अब इसको पढ़ोगे तो इसमें आप लोगों को सारे नेगेटिव, नर्चर का मतलब होता है जैसे पालन पोषण करना टाइप, समझ रहे हो, नर्चरिंग करना, हेल्प करना। वही पहले वाला ही पॉइंट है। अब नीड क्या है, देखो अब इसको पढ़ोगे तो इसमें आप लोगों को सारे नेगेटिव, नर्चर का मतलब होता है जैसे पालन पोषण करना टाइप, समझ रहे हो, नर्चरिंग करना, हेल्प करना, इस तरीके से। नीड ऑफ एनसीएफ, अब एनसीएफ की जरूरत क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है, अब ये समझ नर्चर रिपोर्ट क्या है। ठीक है, वही पहले वाला ही पॉइंट है। अब नीड क्या है, देखो अब इसको पढ़ोगे तो इसमें आप लोगों को सारे नेगेटिव, नर्चर का मतलब होता है जैसे पालन पोषण करना टाइप, समझ रहे हो, नर्चरिंग करना, हेल्प करना, इस तरीके से। नीड ऑफ एनसीएफ, अब एनसीएफ की जरूरत क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जरूरत क्या है। अब ये समझ लीजिए कि अब 2005 से पहले जितना भी हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो आज की 21वीं सेंचुरी के अकॉर्डिंग सही नहीं थी। जैसे किताबों पे ही फोकस करना कि किताबों में जो लिखा हुआ बस वही है, कुछ रियल लाइफ में कुछ प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जा रहा, ऐसे करके। तो एनसीएफ ने बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया था। पहले क्या था कि क्वांटिटेटिव फोकस ज़्यादा होता था, तो अब होता है कि क्वांटिटेटिव के साथ में जो क्वालिटेटिव टर्म्स हैं उसको फोकस किया जाए। शिक्षा को और ज़्यादा क्या किया जाए, क्वालिटेटिव बनाया जाए। शिक्षा की जो एजुकेशन की जो वैल्यूज है उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। ऑल इन ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, और उस टाइम पे हमारे जो हम तो पढ़ लिए थे इसी सिस्टम में, जो भाई अभी प्रेजेंट सिस्टम के अंदर जो जो भी खामियां चल रही हैं उन सभी खामियों को निकाला जाएगा। तो हम तो खामियों में पढ़ लिए यार, पता नहीं इसी वजह से हम बेवकूफ़ रह गए। आजकल के बच्चे हमसे ज़्यादा तेज हैं, क्योंकि उस टाइम पे इनको भी नहीं पता था कि भाई 2005 वाले बच्चे भी हैं, इन्होंने भी आगे ज़िंदगी जीनी है, लेकिन इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जाने दो, ये वाला बैच है, ये ऐसी था।
इस वजह से। दूसरे इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रैक्टिस इतनी हार्ड एंड फास्ट होती थी, उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। लर्निंग बिकम आइसोलेटेड एक्टिविटी देन लाइफ, तो लर्निंग का रेक्टिफिकेशन तक रह गई। स्कूल डिस्करेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग, और स्कूल में बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग स्पोर्ट्स वगैरह में इतना प्रमोट नहीं करते थे। निगलेक्टिंग होल पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड, बच्चों को किताबी ज्ञान पे ज़्यादा फोकस होता था। मैं वही सोच रहा, मैं आपको बताता हूँ, जब हम स्कूल में जाते थे ना, मुझे अभी तक याद है, जब मैं मेरे को मेरी स्कूल की भी एक कहानी है, वो मैं इसके बाद आपको बताता हूँ 2 मिनट लेके, लेकिन ये खत्म कर दो। निगलेक्टिंग प्रेजेंट ऑफ चाइल्ड फॉर फ्यूचर, आज का क्या है या आने वाला कल क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वो चेंज, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो चेंज हो गई हैं। अब हमारे गांव में जो स्कूल है वो 8वीं कक्षा तक स्कूल है। अगर आपने मेरी वो एजुकेटर वाली इंटरव्यू देखी होगी ना, तो वो हमारे स्कूल की ही शूटिंग है, जब स्कूल के अंदर ही शूट हुआ हुआ उसके अंदर। तो अभी जो बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं ना, जैसे हमारे घर के आगे से निकलते हैं, तो वो एकदम से ना चेक शर्ट पहन रखी होती है, एकदम से क्रीम उनकी पैंट होती है, एकदम से सूट वूट पहन के, गले में टाई लटका रखी होती है, मतलब सही लगी हुई या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाई वाई एकदम से लगा के जा रहे होते हैं घर के आगे से, है ना, कई बार मिल जाते हैं, मिल लेते हैं, हेलो हाय कर देते हैं, इस वजह से। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो हमारी कैसी हालत होगी। तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करता हूँ कि अगर मैं आज पहली क्लास में होता या आज मैं दूसरी क्लास में होता, तो उसके 15 साल बाद जब मैं पढ़ा रहा होता तो मेरा क्या लेवल होता। मतलब मैं अपने लेवल पे जो इम्प्रूव कर सकता था वो इम्प्रूव किया, लेकिन स्कूल लेवल पे जो मुझे एजुकेशन नहीं मिली, अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे ये सारी चीज़ें होती तो शायद हम अपनी ज़िंदगी में 10 साल आगे होते, शायद हम अपनी ज़िंदगी में 10 साल आगे होते, क्योंकि ना तो वहाँ पर पढ़ाने को खुद होता था, मैं आपको बता रहा, मैडम आती थी, कुछ नहीं कर रही थी उस टाइम पे, क्योंकि फ़ोन नहीं, सबसे बड़ा फायदा ये था कि उस टाइम पे फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो मैडमों के पास वो फ़ोन वाली चुगली के लिए वो काम नहीं होता, वो आपस में चुगलियाँ करती रहती थी। 4 क्लासेस को ऐसे एक साथ इकट्ठा बिठा लेती थी ऐसे गोल चक्कर में, और बीच में बैठ जाती थी चारों, और फिर आपस में चुगलियाँ करती रहती थी, बच्चे पढ़े ना पढ़े क्या ही फर्क पड़ता है। और हमारे स्कूल की तो दिक्कत ही बड़ी थी, पहले जाके सारे स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ता था, पहले जाके स्कूल की सफाई करनी पड़ती थी, तब जाके बैठते थे। मतलब हम जाते हैं, पहले हम जाके सफाई करेंगे, उसके बाद फिर हमारी प्रेयर होती है, उसके बाद जाके हम अपनी क्लासेस में बैठते थे। हाँ, स्वेटर वो तो आप हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिलता है, वो तो हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिलता है। पट्टी मैंने तो लिखी है, पट्टी होता था ना ऐसे, पट्टी पे लाइन लगा के, वो क्या बोलते थे उसको, कलम दवात से वो ऐसे तख्ती पे, मैंने लिखी है, मतलब 1 आध साल लिखी है मैंने, मैं भी पता नहीं आपने लिखी है या नहीं लिखी है, मैंने उस चीज़ उसको लिखा है। गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े भाई, 12वीं तक पंजाबी मीडियम, ये सब देखा हुआ है। लेकिन हमारा स्कूल बहुत बड़ा था, और स्कूल में पेड़ बहुत है, तो काट वाट दिया उन्होंने सब, बड़े अच्छे पेड़ होते थे, बहुत बहुत बड़े बड़े पीपल के बड़े बड़े पेड़ होते, जिसके नीचे बैठ के हम क्लास। अब देखो, अभी ये जो है ना बेसिक अप्रोचेस टू करिकुलम, अप्रोचेस का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोचेस, कि जब करिकुलम बनाया जाता है तो वो कौन कौन से पर्सपेक्टिव से बनाया जा सकता है। मतलब अभी तो जैसे पूरे का पूरा स्टूडेंट ओरिएंटेड जो करिकुलम है वो होता है। शमशान घाट हमारे कॉलेज स्कूल के पास नहीं था, हमारे स्कूल से तो दूर था, लेकिन ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल हैं वो सारे शमशान घाट के आसपास ही बने हुए हैं। मतलब वो मोस्टली स्कूल है जो इंडिया में या पंजाब में, वो शमशान घाट की ज़मीन में ही बने हुए हैं ज़्यादातर स्कूल ऐसे। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, देखो ये इसको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि जब करिकुलम का फोकस मेन किस पे होगा, सब्जेक्ट पे होगा। किस पे होगा, मेन सब्जेक्ट पे होगा, कि मेन टारगेट ये है कि कोई सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए। किस पे फोकस किया जाए, सब्जेक्ट पे फोकस किया जाएगा, कि जैसे एक सब्जेक्ट है उसको ए से लेकर जेड तक पढ़ाया जाए, ये दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। जब ये इतना सही नहीं है आज के टाइम पर, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन ऐसा एक अप्रोच है जिसका मेन फोकस इसी पे है कि लेक्चर दिया जाए, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाए, कंटेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, किस पे फोकस किया जाए, कंटेंट फोकस है वो थोड़ा ज़्यादा, कंटेंट पे थोड़ा फोकस है वो ज़्यादा। देन आता है बिहेवियरिस्टिक करिकुलम। बिहेवियरिस्टिक का टारगेट है वही बिहेवियर, कि पर्टिकुलर कोई काम करवाना। लर्निंग एज अ चेंज इन बिहेवियर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर चेंज, कि जो हमारा टारगेट है ना वो बच्चों के बिहेवियर को चेंज करना है, बिहेवियर को चेंज करना है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की हेल्प से, और वही हमारा ऑब्जेक्टिव, और रिजल्ट हम उसी बेसिस पे देखेंगे कि बच्चों के बिहेवियर में कितना आपको चेंज है वो देखने को, बच्चों के बिहेवियर में कितना चेंज आपको देखने को मिलता है। उनकी कंडीशनिंग करनी, उनको ट्रेनिंग देनी, कुछ भी बोल सकते हैं, राइट।
देन ये कुछ कॉम्पिटेंसी क्राइटेरिया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन है वो आगे बताता हूँ आपको, ये वाला है जिससे आपको सवाल पूछे जाते हैं, देखो दैट इज लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ये जो 2005 के बाद आया, कौन सा, जो 2005 के बाद इंप्लीमेंट किया गया, कब, 2005 के बाद जिसको इंप्लीमेंट किया गया, आफ्टर 2005, 2005 के बाद जिसको इंप्लीमेंट किया गया है, दैट इज लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। किसको बेटा, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। ये जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है, इसका पर्पस क्या है, इसमें फोकस किया जा रहा है बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज को डेवलप करने का, बच्चों के अंदर उन स्किल्स को डेवलप करने का, बच्चों के अंदर उन सारी चीजों को लेके आने का, दैट इज लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें सेंटर में लर्नर है। जो भी फोकस किया जाएगा, जो भी चीजें बनाई जाएंगी, वो किसके बेसिस पे बनाई जाएंगी, वो लर्नर को सामने रख के बनाई जाएंगी। किसके बेसिस पे बनाई जाएंगी बेटा, वो लर्नर के बेसिस पे बनाई जाएंगी। और ये आज की जरूरत है, आज के टाइम पे ये जरूरत है कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, वो उनकी जरूरतों के हिसाब से किया जाए। Here the mantra is what is happening within, कि अंदर क्या चल रहा है वही बाहर निकल जाए। So curriculum must engage learners with stimulating experience by arranging suitable learning environment। suitable environment create करना, क्योंकि देखो मैंने वही पहले स्टार्टिंग में भी इस चीज के बारे में बात किया कि अगर हम बच्चों को फ्रीडम नहीं देंगे, they will not learn। लेकिन फ्रीडम इतनी भी नहीं चाहिए कि आप अपनी जो अथॉरिटी है उसको साइड पे करो। देयर शुड बी सम रीजनेबल फ्रीडम। जैसे आप सपोज करो, आप अपने भाई बहन को कोई साइकिल चलाना सिखाते हो, जब हमें साइकिल सिखाया जाता है तो कैसे होता है, हम साइकिल पे पैडल मार रहे होते हैं और पीछे से हमारे उसकी गद्दी पकड़ रखी होती है, या फिर पीछे जो लगा हुआ होता है, क्या बोलते हैं उसको, करियर जो भी बोलते हैं, उसको पकड़ रखा होता है और चला रहे होते हैं। कई बार वो छोड़ देते हैं, आप उसको चलाते रहते हो, आपको नहीं पता कि मेरे भैया ने पीछे से पकड़ा हुआ या छोड़ दिया, लेकिन जैसे आप पीछे देखते हो, आप देखते हैं इसको छोड़ दिया, आप उसी टाइम पे गिर जाते हो। क्यों, क्योंकि आपको उस टाइम पे दिमाग में क्या चला, देखा होगा आप लोगों ने, गिर जाते हो क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों का ध्यान होता है वो पीछे की तरफ ज्यादा हो जाता है, या आपको अपने आप पे भरोसा नहीं, समझ रहे ना। तो जब तक आप किसी को फ्रीडम नहीं दोगे, जब तक आप काम करने का मौका नहीं दोगे, तब तक कोई बंदा आगे नहीं बढ़ता है ना। इस वजह गिर जाते हैं ऑब्वियसली। देखो पीछे हर कोई ऐसे, देखो अपनी, अब ये समझ लीजिए, हम आप अपनी जिंदगी में जो भी चीजें कर रहे हो ना, जो भी चीजें सीख रहे हो, वो जैसे आप सीख रहे हो ना, हर किसी ने वैसे ही सीखी। आप ये समझ मान रहे हो, ये तो नहीं, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो उसी तरीके से कर रहे हो जिस तरीके से ये सारी दुनिया ने किया, या जिस तरीके से ये सारी दुनिया कर रही है, आने वाली जनरेशन भी ऐसी करेगा। सेम प्रोसेस होगा। चलना कैसे सीखते हैं, सेम प्रोसेस से सीखते हैं, इस दुनिया में सेम प्रोसेस से आते हैं, इस दुनिया को जीते सेम प्रोसेस से, मरते भी सेम प्रोसेस से। अल्टीमेट समझ रहे हो ना, आपका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो सबका एक ही है, वो प्रोसेस यूनिवर्सल है। साइकिल सीख रहे हो उसी तरीके से सीखते हैं, गिरेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, चोट लगेगी, लेकिन सीख जाएंगे। प्रोसेस सेम रहता है, आपका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। अब ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसका फोकस किस चीज पे है, ये इस चीज पे फोकस करता है जो हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे थे, कि जो नॉलेज है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है, इन्वेंट की जाती है, क्रिएट की जाती है बच्चों के द्वारा। वो कोई पैसिवली रिसीव नहीं करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको बंधुआ मजदूर की तरह बांध रखा है और बोले कि आप जो करना करते हो, नहीं, आप खुद से करवाते हो जो भी उनसे करवाते हो। व्हाट यू डू, आप जो भी उनसे करवाते हो, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस। नॉलेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, नॉलेज और लर्निंग एक साथ चलती है। Learners are constantly constructing and reconstructing their cognitive abilities as a result of newly acquired knowledge। जो बच्चे को नई नई नॉलेज मिलती रहती है, उसके अकॉर्डिंग उसका दिमाग, उसका माइंड, उसके दिमाग के अंदर की जो चीजें वो क्या होती रहती हैं, ऑल द थिंग्स गॉट चेंज्ड। सारी चीजें क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, की जाती है। इसका सेम रहता है, आपका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। अब ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसका फोकस किस चीज पे है, ये इस चीज पे फोकस करता है जो हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे थे, कि जो नॉलेज है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट की जाती है, इन्वेंट की जाती है, क्रिएट की जाती है बच्चों के द्वारा। वो कोई पैसिवली रिसीव नहीं करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि उनको बंधुआ मजदूर की तरह बांध रखा है और बोले कि आप जो करना करते रहो, नहीं, आप खुद से करवाते हो जो भी उनसे करवाते हो। व्हाट यू डू, आप जो भी उनसे करवाते हो, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस। नॉलेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, नॉलेज और लर्निंग एक साथ चलती है। Learners are constantly constructing and reconstructing
देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज। जो जो बच्चे को नई नई नॉलेज मिलती रहती है उसके अकॉर्डिंग उसका दिमाग, उसका माइंड, उसके दिमाग के अंदर की जो चीजें वो क्या होती रहती हैं, ऑल द थिंग्स गॉट चेंज्ड। सारी चीजें क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। सारी चीजें चेंज की जाती, चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम। जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो नई नॉलेज के लिए क्या बनती है, एक स्कोप बनती है। सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे हम लर्निंग स्टाइल पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर दो चीजें थी कि कुछ बच्चे आइसोलेटेड रह के ज्यादा सीखते हैं, आइसोलेटेड मतलब अकेले रह के ज्यादा सीखना पसंद करते हैं, और कुछ है वो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको दोनों ही तरीके से लर्निंग है वो गेन होती है, या आप दोनों ही तरीके से सीखते हैं, दोनों ही तरीके से आप क्या करते हो, सीखते हो। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रोग्रेस फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट स्टोरी। अब ये वही कंक्रीट का मतलब वही टेंजिबल। स्कूल में छोटे बच्चों को ऐसी चीजें दिखा के पढ़ाया जाता है, अलग अलग गेम्स होते हैं, मतलब ऐसी कोई चीजें हमने कभी देखी भी नहीं है जो आजकल के बच्चे खेलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीजें तो हमने कभी देखी भी नहीं है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे उस टाइम पे जैसी चीजों से बच्चे खेलते हैं। हमें नहीं आता यार, हमें नहीं आती वो सारी चीजें जो बच्चे करते हैं। देन आता है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है। देन कंस्ट्रक्टिविज्म करिकुलम होता है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो, अभी मेरी ना भांजी आई हुई है, मैं अभी ऊपर क्लास लेने आ रहा था तो ना एक सॉन्ग सुन रही थी, मुझे नहीं पता, वो एलसीडी पे खाना खा रही थी साथ में, तो एक सॉन्ग सुन रही थी और वो एक इंग्लिश सॉन्ग था। खाना खा रही है और एकदम से ऐसे ऐसे सर हिला रही है, गाना चल रहा है टीवी पे, साथ में खाना खा रही है। तो मैंने उसे बोला ये क्या कर रही है, बोली गाना सुन रही हूँ। मैंने कहा इंग्लिश सॉन्ग है, बोली हाँ। मैंने कहा तेरे को समझ आ रहा है, बोली हाँ। बोली ये कोरियन है, उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग यही थी, बोली मैम ये कोरियन है। मैं अच्छा तेरे को पता है कि ये कोरियन है, मतलब मेरे को नहीं पता कौन सा, ब्लैक पिंक, यस ब्लैक पिंक, आई थिंक यही था शायद, ब्लैक पिंक था। उस ब्लैक पिंक गाना है क्या पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कि कोई ब्लैक पिंक गाना है या नहीं है, लेकिन इसी तरीके का कोई पिंक पिंक ही बोल रही थी वो। बैंड है, मुझे नहीं पता इस चीज के बारे में। तो वो अच्छा बैंड है, ओके ओके बैंड का नाम है। तो मुझे बोली ये कोरियन है, मैंने कहा अच्छा तेरे को ज्यादा पता है कि ये कोरियन है। मैं ऊपर क्लास लेने आ रहा था तो फिर मैंने कहा ठीक है अभी तो सुन, मेरे को नहीं, अरे वही अभी 4-5 साल की छोटी है, 5-6 साल की होगी बस, इतनी है, पहली दूसरी क्लास में है। कुछ करिकुलम होते हैं जो प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम होते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम होते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम का मतलब क्या होगा, जब करिकुलम इस चीज पे फोकस होगा कि बच्चे अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स पे कैसे फोकस करें। देखो भाई मेरे को पर्सनली नहीं पसंद है, तो इस वजह से मेरे को पता नहीं बीटीएस वगैरह जो कुछ भी है, पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, मुझे अपनी अपनी पसंद है। अब इस पे ऑफेंड मत हो जाए, क्योंकि मुझे पता है इंडिया की लड़कियां हैं वो उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैन है, लेकिन मुझे नहीं पसंद, दैट्स इट, अपनी अपनी परसेप्शन है। प्रॉब्लम सेंटर का मतलब क्या हुआ बेटा कि अब जो करिकुलम बनाया जाएगा वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को फोकस करके बनाया जाएगा, रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को फोकस करके बनाया जाएगा। रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को फोकस किया जाएगा, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि जो बच्चे स्कूल में कॉलेज में सीख रहे हैं उससे आने वाले टाइम में उनकी जिंदगी की जो रियल प्रॉब्लम था उसको क्या कर सके, वो टैकल करना सीख सके। दैट्स सो दे कैन टैकल इट, कि आने वाले टाइम में जो रियल लाइफ में वो उस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास आने वाली हैं उसको करो। एग्जैक्टली दिस इज द प्रॉब्लम। कोरियन में आप उनके चेहरा देख के बता ही नहीं सकते कि ये लड़का है या ये लड़की है, पता नहीं तो उनको दाढ़ी मूंछ आती ही नहीं है, या वो रखते ही नहीं है, या वहां पर सिस्टम ही नहीं है। मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया। मैं आपको सच बताता हूँ, जैसे मैं वैसे तो मैं वर्ल्ड में हर देश की मूवीज देखता हूँ जो भी मेरे को पता चलता है, तो उसमें जब मैं कोई कोरियन मूवी देखता हूँ ना, जब मैं कोई कोरियन मूवी देखता हूँ ना, अच्छा बहन है वहां पे, पता नहीं, मुझे नहीं पता, तो मेरे को लोगों की ना शक्लें याद करनी पड़ती हैं, मुझे किसी के नाक की शेप याद करनी पड़ती है, एक्टर मतलब, क्योंकि बाद में पता ही नहीं चलता कि यार ये एक्टर था या ये विलन है, पता ही नहीं चलता। किसी के बालों का डिजाइन मेरे को याद रखना पड़ता है, किसी के नाक की शेप याद रखनी पड़ती है, किसी के कानों की शेप याद रखनी पड़ती है, ताकि क्योंकि शक्ल से तो समझ ही नहीं आता। भाई पूरी मूवी देख लूंगा, एंड में जाके मेरे को कुछ पता ही नहीं चलेगा, एक ही जैसे लगते हैं यार, है ना, इस वजह से। तो चलो कोई नहीं, अब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन हर किसी को बैन है भाई, मेरे को नहीं पता ये कि मुझे तो आज ही पता चला कि वहाँ पे बैन है या नहीं है, और मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो एक ही जैसे लगते हैं, तो मुझे इस वजह से पर्सनली कुछ समझ नहीं आता। प्रॉब्लम सेंटर हो गया। अब इसके बाद जब हम करिकुलम
के फील्ड में सबसे बड़ा जो काम किया वो किसने किया? वो रॉल्फ टेलर के द्वारा किया। रॉल्फ टेलर के द्वारा। रॉल्फ टेलर के द्वारा। रॉल्फ टेलर ने सबसे पहले करिकुलम डिजाइन के बारे में बात की। 700 आर्टिकल लिखे और 16 किताबें लिखी, कोई काम नहीं करा। सुबह से उठता था, शाम तक लिखता ही रहता था, लिखता ही रहता था। 16 किताबें, 700 आर्टिकल, क्या मिला भाई? एक दिन तो तू भी मरी गया। क्या ही मजबूरी रही होगी बंदे की। बेस्ट नोन फॉर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन 1998 व्हिच इज बेस्ड ऑन एन 8 ईयर स्टडी। मतलब उसने जो किताब लिखी वो 8 साल की मेहनत करी। अब ये इसके कुछ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ जिसको आपने दिमाग में रखना है। इस बंदे ने डिडक्टिव तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाया, ठीक है। मतलब इसने ये वाला पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस पे स्टार लगा लीजिए क्योंकि 2 ही आपके पास मॉडल है। इसने बताया कि जब भी कोई फ्रेमवर्क बनाया जाएगा वो 4 अलग अलग स्टेप्स में बनाया जाएगा। पहला कि जो स्कूल के ऑब्जेक्टिव हैं उसको फोकस किया जाएगा, स्कूल के ऑब्जेक्टिव की नॉलेज है वो ली जाएगी। तो इसने बोला कि क्योंकि डिडक्टिव है ना, क्या है? डिडक्टिव है। तो सबसे पहले ये बोला कि जो कॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फोकस किया जाएगा। देन जो एजुकेशन के एक्सपीरियंस है उसको टारगेट किया जाएगा। फिर उन एक्सपीरियंस को क्या किया जाएगा? ऑर्गेनाइज किया जाएगा और फिर इवैल्यूएट किया जाएगा। इसने 4 स्टेप्स में बात करा और ये बहुत बार पेपर में सीक्वेंस में पूछा गया। प्लीज बातें करो, सीक्वेंस में कई बार पूछा गया है। सीक्वेंस में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले किस चीज पे फोकस है? ऑब्जेक्टिव पे, फिर एक्सपीरियंस पे, फिर उन एक्सपीरियंस को क्या करना है? एक फॉर्म में लगाना है और उसके बाद हमने उसको इवैल्यूएट करना। समझ आ गया? तो ये रॉल्फ टेलर का मॉडल है जिससे कई बार आपको सवाल पूछा गया। अब ये जो इसका करिकुलम था, ये शुरुआती दिनों में रॉल्फ टेलर का मॉडल है जिससे कई बार आपको सवाल पूछा गया। अब ये जो इसका करिकुलम था, ये शुरुआती दिनों में बनाया गया करिकुलम। शुरुआती दिनों में बनाया गया करिकुलम मतलब ये समझ लीजिए कि इससे पहले इन करिकुलम के बारे में किसी ने बात नहीं की थी। तो दिस इज द फर्स्ट पर्सन जिसने करिकुलम को लेके एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी की, ठीक है। मतलब इससे पहले करिकुलम के बारे में किसी ने कुछ काम नहीं किया, करिकुलम के बारे में किसी ने कुछ रिसर्च नहीं की। ये पहला बंदा था जिसने एक सिस्टमैटिक वे में करिकुलम के बारे में बात की। और ये जो करिकुलम बनाया गया ये मोस्टली क्योंकि डिडक्टिव है, मैंने आपको बताया था डिडक्टिव है। तो डिडक्टिव क्या होगा? टीचर सेंट्रिक अप्रोच होगा, टीचर सेंट्रिक अप्रोच, टीचर सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच होगी ताकि फोकस किया जाए किस पे? बच्चों, मतलब स्कूल के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए, मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए। टीचर सेंट्रिक अप्रोच की क्या की गई बात, क्लियर है? तो ये 4 स्टेजेस है इसने दी हैं। प्रिंसिपल ऑफ, ओके, इसमें कुछ खास चीजें नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है। यही वो चीज है। सबसे पहले क्या करेगा कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करो। क्या करो? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट करो, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को डिसाइड करो, फिर उन एक्सपीरियंस को क्या करो? प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करो और लास्ट में इवैल्यूएशन आ जाएगी। अगर ये 4 लाइनें लिखी हुई आ गई तो आपको पूछा जाएगा कि इनको ABC की फॉर्म में लगाइए, इनको ABC की फॉर्म में लगाइए, ऑर्गेनाइज करो, इसको एक सीक्वेंस में लगाइए। क्या करो? इसको सीक्वेंस में लगाओ, इसको सीक्वेंस में लगाओ। अगर सीक्वेंस में लगा सकते हो तो लगाओ। वही चीज पे हम क्या करने वाले हैं? हम फोकस करना है। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? समझ आ गया? पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर एक्सपीरियंस, फिर एक्सपीरियंस इसको ऑर्गेनाइज करना है और लास्ट में इवैल्यूएशन प्रोसेस पे हमें पहुंचना। ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच था, मार्केट ड्रिवन अप्रोच थी, डिडक्टिव अप्रोच थी। मार्केट ड्रिवन अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। कौन सी अप्रोच? मार्केट ड्रिवन अप्रोच या फिर डिडक्टिव अप्रोच के बारे में यहाँ पर बात की। ओके, शर्मा क्यों रहे हो? ससुराल में आए हो? कौन कौन है क्लास में? शक्लें दिखाओ, अपनी अपनी शक्लें दिखाओ।
ठंड लगने लग गई यार। साइंटिफिक मॉडल है। मुझे मैंने आपको एक दिन पहले बताया था, मुझे नहीं पता कितने लोगों को इस चीज का असर हुआ। अभी भी आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ मुंह धो के क्लास ले रहे हैं, जो नहाए नहीं है। झूठ मत बोलना, भगवान को मुंह दिखाना जाके, भगवान को मुंह दिखाना है। शर्म नाम की एक चीज होनी चाहिए। काफी सारे ऐसे होंगे जो सिर्फ मुंह धो के क्लास लेने बैठ गए। कौन ऐसा, कौन ऐसा है जो बिना मुंह धोए क्लास ले रहा है, मतलब बिना नहाए क्लास ले रहा है? जब हम दूसरी कक्षा में थे, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्ट क्या होता है। जब मैं दूसरी क्लास में था, हमारी असेंबली में पहली दूसरी के बच्चे बाहर चले जाते थे जब टीचर ये बोलते थे कि कौन नहा के नहीं आया। जो नहीं नहा के आता था ना, स्टेज पे चढ़ जाता था। इतनी ऑनेस्टी थी हम लोगों में, सोचो। जबकि उनके पास कोई तरीका भी नहीं है ये चेक करने का कि तुम नहा के आए हो या नहीं, लेकिन वो हम इतने ऑनेस्ट होते थे। सोच रहे हो, 2-4 बार तो मैं भी गया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, 2-4 बार तो मैं भी गया हूँ स्टेज पे इस बात पे कि मैं नहा के नहीं आया। इतने ऑनेस्ट होते थे। इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप में से भी कोई ऐसा है तो सामने आ सकता है कि नहीं सर मैं नहा के नहीं आया। लेकिन देखो, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। सुबह का 30 मिनट अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, सुबह के 30 मिनट, तो आप बाकी पूरे दिन बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। सुबह का जो टाइम अगर आप सही तरीके से यूज़ कर लेते हो तो पूरा दिन आपका बेटा अच्छा जाता है। सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ, चेंज करो, बाल बनाओ, बहुत सारा पानी पियो, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करो। आधा घंटा सुबह अगर आपने अच्छे से, वो आधा घंटा जो मॉर्निंग का पहला आधा घंटा अगर आपने अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया तो फिर पूरा दिन आपका अच्छा। आपकी दिक्कत ही है, जो बोलते हैं ना सर नींद आती रहती है, तो इसी वजह से होती है क्योंकि आपके दिन की शुरुआत सही नहीं। आपके दिन की जो शुरुआत है ना, वो सही नहीं। ये जरूरी है। हम छोटे छोटी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये जो एटॉमिक चीज़ें हैं ना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें, यही एक बड़ा चेंज लेके आती है। जैसे लोग अक्सर बोलते हैं सर बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, मानते हैं इस बात को? बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इस बात को कौन कौन मानता है? मानते हो कि सर बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, लेकिन अगर उसी घड़े में मैं छोटा सा सुराख कर दूं तो बूंद बूंद से खाली भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि उसी घड़े में अगर छोटा सा छेद हो जाए तो वो घड़ा खाली भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो जो स्मॉल चीजें हैं ना, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से काम करती है। अगर उन चीजों का एक पॉजिटिव इंपैक्ट होता है आपकी लाइफ पे, तो आपकी जिंदगी पे उसका एक भैया नेगेटिव इंपैक्ट भी है, सेम उतनी ही इंटेंसिटी से होता है। इस वजह से मैं आपको बहुत, देखो मैंने आपको बोला कि अब कुछ ऐसा जिंदगी में हैबिट्स है एक दिन में चेंज नहीं होती, लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो फिर कभी भी नहीं होती। एक हैबिट को 7-8-10 दिन तक चलाओ, उसके बाद दूसरी डेवलप करो। एटलीस्ट मॉर्निंग है वो आपका आधा पौना घंटा है, वो आपके लिए होना चाहिए, इसके अंदर वो सारी चीज़ें करो जो आपकी पूरे दिन में आपको हेल्प करे। कि वो तो चलो ठीक है, फीवर है, वो तो बेटा एक अलग पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है। आज तो वैसे भी एक थिंक वो एक लड़कियों का कौन सा फेस्टिवल होता है, क्या बोलते हैं उसको, तीज। हाँ, मुझे भी इस वजह से पता है, मैं सुबह गया था कहीं पे गाड़ी लेके, तो वो स्कूल जाती है ना, छोटी छोटी बच्चों को एकदम से सज धज के, एकदम से वो सूट वूट पहन के, एकदम से वो टीका वीका लगा के, वो हमारे पंजाब में बहुत होता है। स्कूल में फंक्शन होता है ना, तो वो मैं सोच रहा हूँ यार ये स्कूल की, मतलब स्कूल की वैन में ये सब बच्चे इतने वो सज धज के क्यों जा रहे हैं? इस वजह से। तो रॉल्फ टेलर का ये मॉडल है जिसके उसके अंदर उसने डिडक्टिव मॉडल्स की बात की है। इंस्ट्रक्शन से, ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं और फिर उसकी इवैल्यूएशन तक पहुंचते हैं। इवैल्यूएशन तक ठीक है बेटा, तो ये होगा। सो दिस एम्फसाइज ऑन थॉट इवैल्यूएशन हैज केप्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन अ रेलेवेंट ट्रस्टेड कंपेनियन ओवर 60 ईयर। मतलब ये मॉडल जो पहले बनाया गया था वो आज तक चल रहा है। इस वक्त क्लियर, समझ आ गया? बढ़िया। अभी इसका डिफरेंस आएगा, उससे आप ज्यादा अच्छे तरीके से इसको क्या कर पाओगे, चीजों को रिलेट कर पाओगे। द बेस्ट नोन मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, तो दुनिया में सबसे पहला मॉडल है ये करिकुलम का, और काफी ज्यादा यूजफुल भी है और काफी ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। स्पेसिफिक अटेंशन इज गिवन टू प्लानिंग फेज, और इसमें क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स पहले सेट किए जा रहे हैं,
जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पहले सेट किए जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स पहले सेट करने की वजह से जो प्लानिंग फेज है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और डिडक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें जनरलाइज किया जाता है और जनरलाइज से चीज़ों को स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। जनरल से स्पेसिफिक जाने की क्या करते हो बेटा? कोशिश करते हैं। जनरल से स्पेसिफिक जाने की कोशिश करें, बट यू आर ट्राइंग टू डू, आपकी कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं और उस जनरलाइज स्टेटमेंट से आप कुछ स्पेसिफाई करने की कोशिश करें। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसका स्टार लगा देता हूँ, जो स्पेसिफाई करने की कोशिश करें। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसका स्टार लगा देता हूँ, जो पहले पढ़ा वही है कि ऑब्जेक्टिव सेट किया, लर्निंग एक्सपीरियंस आ गया, उन एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज किया और लास्ट में वैल्यूज, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक समझ आया तो एक बार थम्स अप दो, क्योंकि इसके दूसरा मॉडल है, इसके डिफरेंस से क्लियर आएगा, जिसको आप टैपा का मॉडल बोलते हो, हिल्डा टैपा, वो इंडक्टिव है, वो किसके नहीं वैल्यूज। अब ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसका स्टार लगा देता हूँ, जो पहले पढ़ा वही है कि ऑब्जेक्टिव सेट किया, लर्निंग एक्सपीरियंस आ गया, उन एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज किया और लास्ट में वैल्यूज, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक समझ आया तो एक बार थम्स अप दो, क्योंकि इसके दूसरा मॉडल है, इसके डिफरेंस से क्लियर आएगा, जिसको आप टैपा का मॉडल बोलते हो, हिल्डा टैपा, वो इंडक्टिव है, वो किसके अंदर आता है? वो इंडक्टिव के अंदर आता है, दैट कम्स अंडर इंडक्टिव मॉडल। इंडक्टिव मॉडल, इंडक्टिव मॉडल, इंडक्टिव मॉडल। जो हिल्डा टैपा ने मॉडल दिया, अब वो इसके बाद आई कि लेडी है, ठीक है, हिल्डा टैपा का नाम है, उसने क्या कर दिया, उसने इस मॉडल के ऑपोजिट एक मॉडल दे दिया, इंडक्टिव मॉडल दे दिया, इंडक्टिव मॉडल दे दिया। क्या कर दिया? एक इंडक्टिव मॉडल दे दिया। उसने बोला कि हमें नीचे से शुरू करना चाहिए, ऊपर से नहीं चले, हमें नीचे से चलना चाहिए। हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए? हमें शुरुआत स्टूडेंट की नीड्स से करनी चाहिए। किससे? जो स्टूडेंट की नीड्स है, जो स्टूडेंट की जरूरतें हैं, हमें उस चीज पे क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि हमें स्टूडेंट्स की जरूरतों पे फोकस करना चाहिए। Another approach to curriculum development was proposed by Hilda Teva in her book Curriculum Development Theory and Practices, उसके तो बाद आई है। And inductive approach है, ये अप्रोच कौन सी है? इंडक्टिव अप्रोच है टू करिकुलम डेवलपमेंट, स्टार्टिंग विद स्पेसिफिक एंड बिल्डिंग अप ऑफ जनरल डिजाइन। तो शुरू करेंगे स्पेसिफिक से, और कहाँ किसकी तरफ जाएंगे? जनरल की तरफ जाएंगे। स्पेसिफिक से शुरू करके किसकी तरफ जाएंगे? जनरल मॉडल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इस वजह से इसको ग्रास रूट अप्रोच का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये जीरो से शुरू करते हैं। अब इसका जो डिफरेंस है वो पढ़ लो, और इसमें कुछ खास नहीं है। ये इसका है टेपा का मॉडल है। इसने क्या बोला कि पहले हम जरूरतों को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फिर कंटेंट आएगा, और फिर ये बाकी वही आपका ऑर्गेनाइज करेंगे कंटेंट को, लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब ये भी आप लोगों के पेपर में पूछा जा सकता है। अब वो उसमें 4 स्टेप्स थे, इसमें 7-8 हो गए हैं, लेकिन है उसी तरीके से काम। ये जो डिफरेंस है, इससे आप ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। जो टेलर का मॉडल है, क्योंकि वो दुनिया का पहला मॉडल है, स्टूडेंट स्पेसिफिक, टीचर स्पेसिफिक मॉडल है, तो इस वजह से वो मॉडल क्या है? दैट मॉडल इज डिडक्टिव इन नेचर। क्या सर? वो मॉडल डिडक्टिव है। हाँ, ये भी सीक्वेंस नहीं पढ़ना बेटा, ये भी सीक्वेंस है, पुराना मॉडल है। और ये मॉडल क्या है? इंडक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की नीड्स को फोकस किया जा रहा है। किसको? स्टूडेंट्स की नीड्स को फोकस किया जा रहा है। वी आर फोकसिंग ऑन द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की जरूरतों को फोकस किया जा रहा है। देन आता है आर्ग्यूज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच है ना, मतलब एक जो एडमिन डिपार्टमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है, मतलब, और ये टीचर की अप्रोच है, मतलब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट को एक साइड पर रखा गया और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइड पर रखा गया। बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड डिजाइन द करिकुलम एंड टीचर शुड इंप्लीमेंट इट। अब जो टेलर था ना, उसने इंप्लीमेंटेशन के लिए तो उसने टीचर को ही सामने रखा, इंप्लीमेंटेशन के लिए तो उसने टीचर को ही सामने रखा कि इंप्लीमेंट तो टीचर ही करेगा, लेकिन बनाएगा कौन? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया जाएगा। जो मॉडल बनाया जाएगा वो एडमिन वाले जो टॉप पे बैठे हुए हैं वही बनाएंगे, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? टीचर करेगा। लेकिन जो टैपा है उसने क्या बोला कि भैया अगर इंप्लीमेंट टीचर कर रहा है तो डिजाइन भी कौन करेगा? टीचर ही करेगा। अगर इंप्लीमेंटेशन टीचर ने करना है तो डिजाइन भी टीचर ही करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों की नीड्स को टीचर अंडरस्टैंड कर सकता है, एडमिन डिपार्टमेंट बताओ। बच्चों की जरूरतों को, जैसे अभी हम अनअकैडमी पे तो आप लोगों की जरूरतों के बारे में ज्यादा हमें पता होगा या फिर अनअकैडमी के जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनको पता होगा? हमें पता होगा ना, टीचर को पता होगा आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके बारे में तो हमें मालूम होगा। तो इस वजह से दूसरा मेन स्ट्रेस तो वही वैल्यूएशन कंट्रोल वगैरह पे है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव से शुरू नहीं होता है, ये नीड्स पे फोकस करता है। इस पे फोकस करते हैं, इट फोकस ऑन द नीड्स। दिस अप्रोच में भी परफेक्ट फॉर द मार्केट ओरिएंटेशन एजुकेशन। जब मार्केट की बात की जाती है उस पर फोकस किया जाता है टेलर के मॉडल के द्वारा। मार्केट की नीड्स को फोकस करने के लिए टेलर का मॉडल आता है, और जो टैपा का मॉडल है
एबा का मॉडल किसके बारे में बात करता है? एबा का मॉडल बात करता है कंटेंट पे, स्टूडेंट्स की नीड्स पे, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग करिकुलम को डिजाइन करना। जो भी कंटेंट होगा, जो भी जरूरतें होंगी, वो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, ना कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? समझ आ गई? तो ये आपका एक और टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया। एक और टॉपिक आपका CBCS, और इसके बाद अभी 1 मिनट के ब्रेक के बाद खत्म, फिर इसकी टीचिंग आपकी खत्म हो जाएगी। और जो चीज़ें जैसे कुछ है वो हायर एजुकेशन में आएंगी, जैसे स्वयं प्रभा, डिजिटल इनिशिएटिव वगैरह, और बाकी जो मॉडल्स वगैरह हैं वो जब हम PYQ करेंगे तो उसमें होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कोई भी यूनिट जब क्लास में खत्म हो रही है तो आप ये मान के चलो कि वो 70 से 80% ही खत्म होती है पूरा सिलेबस। बाकी 20% चीज़ें तो आप लोगों की किससे कवर होती हैं? जो MCQ होते हैं उससे कवर होती है। जिसको जाना है जाओ, मैंने आपको पहले बताया। आपको नहीं करना होता तो आप जा सकते हो, जो भी PYQ होते हैं। ये सीक्वेंस, ये टाइप नोट डाउन कर लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर इसका अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसको लिख लो एक बार, फिर हम CBCS, उसमें मेरे पढ़ाने वाला कुछ नहीं है, आपके याद करने वाला क्या, तो 10 मिनट में बस उस टॉपिक को वन अप कर देना। तो जाओ ना भाई, मैंने आपको क्या बोला अभी? इतने ही इतना क्या मतलब? आप एक ही बात बार बार करने का क्या मतलब होता है? पेपर में भी आधा घंटा बैठ के उठ जाना, 3 घंटे मिलेंगे, आधा घंटा नहीं, मैं तो थक गया हूँ, मैं तो थक गया हूँ सर भाई, मेरे को उठने से और नहीं हो रहा। बस पेपर में तो तुम्हें 6-6 घंटे चाहिए, क्लास में तुमसे 45 मिनट 1 घंटा नहीं बैठा जाता। मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा आगे, बताओ? तो तुम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या है? आप ऐसा एक तो कि सिर्फ लाइव है भाई, जब क्लास, देखो मैंने आपको उस दिन भी बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, आपको क्लास में मेरे को कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं। आपको क्लास में आना है, शांति से आओ, आपको क्लास छोड़ के जाना है, शांति से जाओ। बस यहाँ पर ये मत बोलो कि सर ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि देखो आप पढ़ो ना पढ़ो, मेरा क्या जोर है आप लोगों को? कुछ जोर है मेरा आपको? नहीं। मैं आपको जबरदस्ती पढ़ा सकता हूँ? नहीं। मैं आपको क्लास में आने से रोक सकता हूँ? नहीं। बस फिर आपके हाथ में ही है सब कुछ, तो शांति बना के रखना। CBCS है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाऊंगा, बाकी आप खुद से उसको देख लेना। आज हिंदी की PDF भी आपके साथ में अपलोड कर दूंगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS, UGC के द्वारा टाइम टू टाइम अलग अलग, ये एक सवाल आता है, ठीक है, ये 10 स्लाइड से एक वो टॉपिक है जो आएगा ही आएगा, ये एक वो टॉपिक है जो आएगा ही आएगा, ठीक है, इससे सवाल हमेशा आता ही आता है। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन पता नहीं क्यों NTA को ये इतना पसंद है, शायद इस वजह से क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है ना, क्या बोलते हैं कि लेटेस्ट, ये समझ रहे हो कि आज के टाइम पर ये रेलेवेंट है, इस वजह से थोड़ा सा इससे ज़्यादा सवाल बनते हैं कि हम आज के टाइम पे सोचते हैं कि असल में चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। या न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं आप ये समझ लेते हो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी भाई इसी पे काम करती है, ट्रेंडिंग टॉपिक यू कैन, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इस वजह से। सो The University Grant Commission has initiated several measures to bring equality, efficiency and excellence in higher education system of the country. PO UGC है वो टाइम टू टाइम अलग अलग इनिशिएटिव्स लेके आते रहे हैं। The important measures taken to enhance academic standard and quality in higher education include innovation, improvement, teaching, learning, examination. तो CBCS भी इसी एक इनिशिएटिव का पार्ट है जिसको किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है? That is implemented by the UGC.
ये 2015-16 से इंट्रोड्यूस किया गया, सबसे 2015-16 के सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो याद रखिएगा, ये याद रखिएगा 2015 और 16 में इस सेशन को क्या किया गया था, मतलब ये जो प्रोविजन है इसको क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका मेन पर्पस, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये था कि अब आपके पास चॉइस होनी चाहिए, कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, आपके पास चॉइस होनी चाहिए, आपको एक फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो ग्रेड्स को CGPA टाइप है ना, वो जो आपका सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं, फिर सारे ईयर्स के टोटल 6 साल 6 सेशन सेमेस्टर के एक साथ आते हैं, उस तरीके से आप लोगों का जो SGPA CGPA इस तरीके से आता है, तो वही उन चीज़ों से रिलेटेड ये कंसेप्ट है। तो इसको 2015-16 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें सबसे पहले तो जो मार्क्स थे, नंबर्स थे, उसको रिमूव किया गया। क्या किया गया, जो मार्क्स होते थे, जो नंबर थे, उनको रिमूव किया गया और उसकी जगह पर क्या लेके आए, उसकी जगह पर ग्रेड्स को लेके आए, उसकी जगह पर किसको लेके आए, ग्रेड्स को लेके आए। These guidelines shall apply to all undergraduate and postgraduate levels, diploma and certificate holder under credit system awarded by center, state और deemed to be university। किसी तरीके की भी यूनिवर्सिटी हो, सेंटर हो, स्टेट हो, deemed to be university, उसके लिए ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया। उसके लिए ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसको क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया। अब इसमें कुछ चीजें हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, देखो अभी वैसे मैं आपको हायर एजुकेशन में पढ़ाऊंगा, डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब ये समझ लीजिए कि जो असल में यूनिवर्सिटी है भी और नहीं, मतलब उसके पास यूनिवर्सिटी की कुछ पावर्स हैं, कुछ नहीं, मतलब कंप्लीट यूनिवर्सिटी नहीं। अब ये समझ, डीम्ड का मतलब होता है अजम्पशन, अज्यूम कर, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इसको यूनिवर्सिटी मान लिया गया, ये यूनिवर्सिटी है नहीं, हमने इसको यूनिवर्सिटी मान लिया, ऐसा बोल सकते। डीम्ड है लेकिन हमने उसको कंसीडर कर लिया कि भाई ये यूनिवर्सिटी है। फेक यूनिवर्सिटी नहीं बेटा, फेक तो होता है कोई नकली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये प्रॉपर यूजीसी के द्वारा इसको अप्रूवल मिलती है, बस इनके पास कुछ पावर्स नहीं होती, वो आगे बताऊंगा आपको क्या होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर एकेडमिक ईयर का मतलब है भाई E1 और ऑड 6 महीने का सेमेस्टर होगा, उसको मिला के क्या बोलोगे, एक ईयर। एकेडमिक ईयर मतलब 1 साल, और 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर, एक E1 होता है, एक ऑड होता है। शुरुआत किससे होती है, E1 सेशन से या ऑड से? सेशन की शुरुआत E1 से होती है, ऑड से होती है? E1 से होती है, ऑड से नहीं होती है। देन आता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वही है जिसके अंदर आपको चॉइसेस दी जा रही है। इसमें अलग अलग, ये जो कोर्स की टाइप्स है ना, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आपको चॉइसेस दी जाती हैं कोर्स सिलेक्ट करने की, आपको ऑप्शंस दी जाती हैं, यू आर गिवन द ऑप्शंस, उसके बाद इसके अंदर कुछ कोर्सेज होते हैं। अभी ये कोर्सेज की टाइप्स आप लोगों को बताऊंगा। पेपर्स बोल दिया जाता है उसको, जिसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं। यार मेरे को एक बात बताओ, सेमेस्टर कब शुरू होता है? अप्रैल मई में शुरू होता है ना, मार्च अप्रैल में शुरू होता है, तो फिर वो शुरुआत तो जनवरी से शुरुआत होता है, मतलब स्टार्टिंग हो जनवरी वाले से जून तक फर्स्ट सेमेस्टर, जून से सेकंड। तो आपकी एडमिशन जून में होती है या जनवरी में होती है? आपका क्लासेस कब शुरू होती हैं? अप्रैल मई में शुरू होती है ना, जून के आसपास, अगर आप कॉलेज की बात करो तो फिर वो सेकंड हुआ ना, तो फिर E1 से शुरू हुआ ना, E1 से शुरू हुआ ना, E1 से शुरू करते हैं और में खत्म करते हैं, ऐसे होता है। ये कॉमन सेंस वाली चीजें भी आपको समझ नहीं आ रही हैं तो भाई मैं क्या करूं, दीवार में सर मार दूं क्या? आपको मारना तो आपको चाहिए वैसे। तो कोर्सेज का मतलब जो भी इसके अंदर अलग अलग तरीके के कोर्सेज हैं, कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अभी CBS है, देखो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, जो मोटे मोटे से फीचर आपको समझने हैं। देखो ये टॉपिक आपको खुद से भी एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा है। पहला कि आपके पास चॉइस है, सबसे पहले तो क्या है आपके चॉइस है। चॉइस है, चॉइस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने हिसाब से कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हो। देन आ जाता है सेमेस्टर, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होती है कि कितनी देर का सेमेस्टर होगा, 6 महीने का सेमेस्टर होगा, कौन सा सेमेस्टर कब होगा। कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो असेसमेंट होती है वो लगातार आपकी क्या होती है, चलती रहती है। आपको टाइम टू टाइम मिड सेमेस्टर भी होते रहते हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम भी होते रहते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं। देन क्रेडिट, अब इसमें आप लोगों को ना R पर वीक के अकॉर्डिंग कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, जैसे अनअकैडमी पे मिलते हैं ना आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं और आप उन क्रेडिट्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो।
एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी, एक कोर्स से दूसरी यूनिवर्सिटी। और ये क्रेडिट कहाँ पर ऐड होते हैं, इसको ABC बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या बोलते हैं इसको, कहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, इसको आप बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और इसको आप कितनी देर तक यूज कर सकते हो, 7 साल तक, 7 years तक। जैसे अनअकैडमी पे भी आपको क्लासेस देखने के बाद क्या होता है, क्रेडिट्स मिलते हैं ना, फिर उन क्रेडिट्स को आप क्या कर सकते हो, आप रिडीम कर सकते हो जब आप अपने सब्सक्रिप्शन को लेते हो, सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड करना चाहते हो। देन आता है ग्रेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल मार्क्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ लेटर ग्रेड। और आपके नंबर नहीं दिखाए जाते, यहाँ पर उन नंबर्स को क्या कर दिया जाता है, ग्रेड में यूज, ग्रेड दे दिया जाता है, और ग्रेड्स के साथ साथ फिर उसको अलग वो ABCF वाला A++ या फिर CGPA में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया, CGPA वगैरह में कन्वर्ट कर दिया। देन आता है क्रेडिट बेस्ड सेमेस्टर सिस्टम। अंडर द CBS द रिक्वायरमेंट फॉर अवार्डिंग अ डिग्री प्रिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्रेडिट टू बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो फिर आपको क्रेडिट्स का एक स्कोर दिया जाता है, और ये बताया जाता है कि मिनिमम इतने क्रेडिट्स अर्न करने से आप क्या कर, मतलब आपकी बेसिस पे आपको क्रेडिट्स असाइन होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड पॉइंट एंड नंबर ऑफ क्रेडिट फॉर अ कोर्स टोटल। और क्रेडिट एक यूनिट है, आपने एक कोर्स कंप्लीट किया तो उससे आपको कितने क्रेडिट मिले। आई थिंक हर सेमेस्टर के आपको 30 क्रेडिट मिलते हैं, और टोटल आई थिंक 180 क्रेडिट्स पे आपका एक जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो कंप्लीट होता है। कितने 180 आपके, क्योंकि 6 सेमेस्टर हो जाते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, 6 सेमेस्टर हो जाते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, और हर सेमेस्टर में अगर आपको 30 ग्रेड मिल रहे हैं, ग्रेड पॉइंट मिल रहे हैं, क्रेडिट मिल रहे हैं, तो टोटल 180 हो जाएगा। अब CGPA तो सबको मालूम है क्या होता है, CGPA क्या होता है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। जो भी आप लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट में ग्रेड लिए होते हैं उसकी क्या कर देते हैं, उसकी एक एवरेज निकाल देते हैं। उसकी क्या कर दी जाती है बेटा, एक एवरेज निकाल दी जाती है, उसकी एक एवरेज निकाल दी जाती है। ग्रेड पॉइंट है न्यूमेरिकल वेट, उसके बाद जो 0 से मतलब 10 के पॉइंट स्केल होता है उस पर आपको ग्रेड दिए जाते हैं, ये मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से, और उसको लेटर ग्रेड भी दिया जाता है। तो जैसे एक्सीलेंट हो गया A+ है, अब आप एवरेज होता है, एवरेज, बिलो एवरेज, पास, फेल है ना, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। प्रोग्राम का मतलब है किसी भी डिग्री डिप्लोमा को क्या कर दिया जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। और जैसे आपका CGPA आता है, CGPA तो टोटल आता है ना, उसी तरीके से आपका हर सेमेस्टर का SGPA भी आता है, जिसको आप सेमेस्टर ग्रेड पॉइंटिंग एवरेज बोल देते हो। और 6 महीने के बाद जो आपके नंबर मिलते हैं वो SGPA होते हैं, और 3 साल के बाद जब उन सभी SGPA की एवरेज निकाल दी जाती है तो वो CGPA बन जाता है। 6 महीने के बाद होता है वो SGPA आता है, और उसको कम्युलेटिव करना, उसको मतलब ऐड कर देना, वो आपका किस में आ जाता है, वो आप लोगों का SGPA में आ जाता है। दैट कम्स अंडर SGPA। किसका पार्ट बनता है बेटा, वो SGPA का पार्ट बनता है। किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को इस बात में कोई दिक्कत, समझ आ गया। उसके बाद सेमेस्टर तो आपको पता ही है, वैसे 18 महीने के आसपास होता है एक सेमेस्टर, लेकिन 6 महीने वही है। और ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेड सर्टिफिकेट, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और इसी के अंदर एक क्रेडिट ट्रांसफर की ऑप्शन होती है। क्रेडिट ट्रांसफर, आप अपने क्रेडिट्स को एक कोर्स से दूसरे कोर्स में, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी तक ट्रांसफर भी कर सकते हो, फिर उसका वहां पर करना, मतलब समझ रहे हो ना, ये करेंसी की तरह होगा यार। क्रेडिट का मतलब समझ रहे हो ना, ये करेंसी की तरह है, आप उसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, पैसे की तरह हो गया, आपकी सेविंग की तरह हो गया। ट्रांजेक्शन के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, उसको एक ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, कहीं पर कूपन कोड की तरह, समझ रहे हो ना, जो भी आपको समझना है वैसे समझ सकते हो। उसको आप जैसे आपको सही लगता है आप उसको वैसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट एज यू वांट। इसके बाद सेमेस्टर सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अब इसके बाद अंदर ना कुछ कोर्सेज आते हैं, इधर रहने दो, मैं इसको अगली स्लाइड पे समझाता हूँ। ये वाला याद रखो, लेटर ग्रेड और ग्रेड पॉइंट्स आते हैं, ये आपके पेपर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि लेटर ग्रेड में 10 नंबर का मतलब क्या हुआ कि आपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तो 10 O आएगा, 9 है वो A+ आएगा, 8 है वो A आएगा, 7 है वो B के लिए ये पूछा जाता है, B+, 6 है वो B, 5 है वो एवरेज आता है, 4 पे आप पास माने जाते हो, और 0 पे फेल हो या फिर एब्सेंट माने जाते हो, मतलब उससे ये वाला थोड़ा जरूरी है। एक ये वाला जरूरी है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, और इसकी एक कोर्सेज होता है वो मैं बताता हूँ।
ये वाले ना इसके 2 कोर्स, इसमें से सवाल आता है, इसमें से सवाल पूछा जाता है, ये याद रखना आपको। जितने भी सवाल पूछेंगे वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछेंगे, कोर्सेज की टाइप से पूछे जाते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो 2 तरीके के कोर्सेज हैं, वैसे 3 में आ जाता है। पहले होते हैं कोर कोर्सेज। कोर समझ रहे हो ना, ये वो कोर्सेज हैं जो आपको करने ही करने हैं। यस और नो, मतलब ये कंपलसरी है। जैसे हर कोर्स में कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो बेसिक होते हैं, कंपलसरी होते हैं, आप कुछ भी करो आपको वो कोर्सेज हैं वो पढ़ने ही पड़ेंगे। A course which should compulsorily be studied by a candidate as a core requirement is termed as core courses। जैसे सब्जेक्ट के कोर्सेज होते हैं ज्यादातर। उसके बाद इलेक्टिव। इलेक्टिव का मतलब क्या होगा कि ये वो है जो आपकी ऑप्शन है, बहुत सारे आपके पास चॉइस होती है, आप उसमें से कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी आगे 3 तरीके के हैं। पहला होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स में भी ऑफर्ड बाय मेन डिसिप्लिन इज अ सब्जेक्ट, मतलब जिस डिसिप्लिन में आप हो उसके। द यूनिवर्सिटी में आल्सो ऑफर डिसिप्लिन रिलेटेड इफेक्टिव कोर्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स टू बी ऑफर्ड बाय मेन डिसिप्लिन। जिस माइनर मेजर वाला, समझ रहे हो जो माइनर मेजर वाला आप लोगों ने अक्सर पढ़ा है ना, तो वो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स में आ जाता है कि एक सब्जेक्ट आपका मेजर हो गया, दूसरा माइनर हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेन कोर्स सिलेक्ट किया, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने जो मेन कोर्स है वो कौन सा सिलेक्ट किया। दूसरा आता है डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट होता है आपका 6 महीने का एक प्रोजेक्ट होता है, एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो आप लोग याद है, एक रिपोर्ट बनानी होती है आपकी इंटर्नशिप टाइप, कहीं पे आपकी कोई लगती है मीटिंग वगैरह कुछ होती है, तो जो फाइनल रिपोर्ट है वो बनाना होता है। और देन आता है जनरिक इलेक्टिव। अब ये वो होते हैं जो अनरिलेटेड डिसिप्लिन के हो सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब जिस डिसिप्लिन से माइनर और मेजर हो जाएगा, और जनरिक का मतलब हो जाएगा अनरिलेटेड। अगर आप उसी सब्जेक्ट को का मतलब कोई ऐसा कोर्स जो आप बिल्कुल ही अनरिलेटेड है, उस डिसिप्लिन से रिलेटेड ही नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो जनरिक इलेक्टिव कोर्स। जनरिक इलेक्टिव कोर्स में भी आप उसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो अनरिलेटेड हो जाएगा। योगा कर लो, कोई और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, किसी लैंग्वेज से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर और लैंग्वेज से रिलेटेड, कुछ भी, मतलब आपकी इच्छा है। समझ रहे हो, आप किसी और पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपोजर चाहते हो, किसी स्किल को एनहांस करना चाहते हो, दैट इज जेनरिक इलेक्टिव। जैसे ईवीएस हो सकता है, राइट। और तीसरी टाइप जो है इसके अंदर वो है आपकी, जिसको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज बोलते हैं। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, ठीक है। पहला कौन सा था, कोर कोर्सेज, दूसरा इलेक्टिव। अब इलेक्टिव के अंदर 3 टाइप्स हैं, और तीसरा है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। एबिलिटी एनहांसमेंट का मतलब क्या हुआ, जो आप लोगों की एबिलिटी को बढ़ाएगा, समझ लो ना, आपके स्किल्स को बढ़ाएगा। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में भी ऑफ 2 काइंड। एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स AECC एंड स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और SEC। AEC कोर्स आर दोस कोर्सेज बेस्ड अपॉन द कंटेंट दैट लीड्स टू अ नॉलेज एनहांसमेंट। तो मतलब जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, जैसे एनवायरमेंटल साइंस हो गया। और जो दूसरा है आपका स्किल एनहांसमेंट है, जो प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस कर रहा है। समझ रहे, AEC का मतलब हुआ एबिलिटी जो आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल कोर्सेज हो गए। और SEC वो हो गए जो आपकी प्रैक्टिकल चीजों को, जैसे आप कोई टेक्निकल चीजें हैं उस पर फोकस करें। देखा होगा ना, देखो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज में क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो। और स्किल एनहांसमेंट में जैसे कोई स्किल बेस्ड हो गया, या फिर कोई ऐसा डिजाइन, एक वोकेशनल कोर्सेज होगा, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज आपको देखो क्राफ्ट टाइप, यस, कोई क्राफ्ट से रिलेटेड कोर्स है, कोई वोकेशनल टाइप का कोर्स है, वो आप लोगों को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, बेसिकली प्रोवाइड कर दिया। समझ रहे हो, दैट्स ऑल फॉर योर टीचिंग, इतना ही है। और टीचिंग में से बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके कॉमन सेंस बेस्ड होते हैं। जब आप PYQ लगाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं थी, ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं थी, लेकिन आपको पेपर में देखने को मिलता है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें जैसे मॉडल वो हर बार नए आते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो आई हुई हैं उसको तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं उसको भी करते रहेंगे।
PYQ बेटा हो जाएंगे यार, कल थोड़ी आपका पेपर। सिलेबस कितना पढ़ा दिया आप? 3-4 यूनिट्स तो पढ़ी हैं, 5 यूनिट्स हो जाने तो एक बार PYQ मिल जाएंगे, घबरा क्यों रहे? बाकी टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो पढ़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जाके देखोगे ना तो ऑलरेडी पिछले साल वाले, मतलब अभी जून वाले नहीं दिए हैं, मार्च वाले भी दे दो, वो भी इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, उसको जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, यूनिट वाइज दिए हुए हैं वो भी साथ। नया कोर्स है, आई थिंक परसों से शुरू होगा, तो उसको एक बार एनरोल कर लेना, फिर बाद में बच्चे बोलते रहते हैं कि सर कब कोर्स शुरू हुआ। तो ICT का कोर्स आई थिंक मंडे से शुरू होगा, उसको एनरोल कर लेना। रिसर्च की एक क्लास पेंडिंग है, वो कोशिश करूंगा कल लेके खत्म कर दूँ, तो कल आपके दोनों खत्म हो जाएंगे, टीचिंग भी और रिसर्च भी, और हिंदी की PDF भी दोनों की आज वाइंड अप कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा। थैंक यू सो मच।